हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यू साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव। और आज के लेक्चर में हम न्यू साइको एनालिटिकल थेरिस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि साइकोलॉजी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो है सिगमंड फ्रॉइड की थेरी साइको एनालिसिस। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसे फ्रूड ने सोचा था। बहुत ही जल्दी उनके अपने ही सर्कल के लोगों ने उनसे डिसएग्री करना स्टार्ट कर दिया। कई थेरिस्ट जिनमें से कुछ जो थे वो फ्रूड के बहुत ही क्लोज एसोसिएट्स थे, उन्होंने उनके ही फंडामेंटल आइडियाज़ को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया और अपना एक नया पर्सपेक्टिव या अपनी एक नई राय कायम करना स्टार्ट कर दी। और इनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम थे वो थे कार्ल जंग का नाम था, अल्फ्रेड एडलर का नाम था, कैरन हॉर्नी का नाम था और एरिक एरिक्सन का नाम था। अच्छा, कार्ल जंग और अल्फ्रेड एडलर जो थे ये दोनों पहले फ्रूड के साथ ही काम करते थे, लेकिन उन्होंने उसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स, स्पेशली इंस्टिंक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है या डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसको रिजेक्ट कर दिया। और इसी तरह जो कैरन थे वो पर्सनली फ्रूड के साथ लिंक्ड तो नहीं थे, लेकिन ये उनकी ही फाउंडेशन के अंडर ट्रेन हुए थे, यानी इनकी जो ट्रेनिंग थी वो फ्रेडियन सिस्टम के अंदर ही हुई थी। बाद में उन्होंने भी एक इंडिपेंडेंट पाथ चूज़ किया और अपना एक नया पर्सपेक्टिव कायम करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा एरिक एरिक्सन थे, उनका काम भी साइको एनालिसिस से इन्फ्लुएंस्ड ही था, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट को सिर्फ चाइल्डहुड तक महदूद नहीं रखा बल्कि पूरी लाइफ स्पेन को कवर किया, उसमें फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज या एंड ऑफ द एज। ठीक है, इन सारे थेरिस्ट का एक कॉमन पॉइंट था कि ये सब फ्रूड के इस आइडिया से एग्री नहीं करते थे कि इंसान सिर्फ इंस्टिंक्ट्स यानी अपने अंदर के बेसिक ड्राइव से चलता है, या जो भी एक्शन लेता है वो अपने अंदर के ड्राइव्स के अकॉर्डिंग लेता है। और ये भी नहीं मानते थे कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक है। जैसे फ्रूड सोचते थे कि हम सिर्फ अपने माजी के हाथ में, यानी जो हमारा पास्ट है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे फ्यूचर पे या हमारे प्रेजेंट पे। और इन्हीं थेरिस्ट ने इंसान की नेचर को एक ज़्यादा पावरफुल, होपफुल, पॉजिटिव और एम्पावरिंग नज़र से देखा। उनका मानना था कि हम सिर्फ अपने पास्ट के गुलाम नहीं हैं, यानी हमारी जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं वो हमारे फ्यूचर या प्रेजेंट को कंट्रोल नहीं करती। हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं। और इसी वजह से सिर्फ एक डिकेड के अंदर पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का जो एक फील्ड था वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गया और हर थेरिस्ट ने एक नया एंगल ऐड कर दिया उसमें। अच्छा, इस हवाले से अगर हम सिर्फ कार्ल जंग की बात करें तो फ्रूड ने कभी कार्ल जंग को अपना स्पिरिचुअल सन कहा था और सोचा था कि जंग जो है वो उनके साइकोलॉजिकल लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, यानी उनके जो साइको एनालिसिस है उस पर फर्दर काम करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वक्त के साथ कार्ल जंग ने अपना एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या इंसान सिर्फ इंस्टिंक्ट्स या अनकॉन्शियस डिज़ायर्स का गुलाम है। और इसी सोच के तहत फिर उन्होंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ थ्योरी को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया जो फ्रेडियन साइको एनालिसिस से काफ़ी हट कर थी या साइको एनालिसिस से बहुत डिफरेंट थी। और उन्होंने इस नई अप्रोच को एक नया नाम दे दिया जिसे हम आज एनालिटिकल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। फ्रूड और जंग के दरमियान पहले बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया सेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट को लेके, जहाँ फ्रूड के लिए लिबिडो का मतलब सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी था, वहीं जंग ने इस आइडिया को एक्सपेंड किया। उसके लिए लिबिडो एक जनरलाइज साइकिक एनर्जी थी जो सिर्फ सेक्स तक महदूद नहीं बल्कि हर तरह की क्रिएटिव, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ को ड्राइव करती थी। ये एक पावरफुल शिफ्ट था और इसी शिफ्ट ने जंग और फ्रूड के दरमियान इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट किया। जंग का मानना था कि इंसान की जो साइकी है वो और ज़्यादा डीप है और ज़्यादा गहरी है और इस जर्नी की ये सिर्फ शुरुआत है। इसी तरह फ्रूड और जंग के दरमियान दूसरा बड़ा इख्तलाफ जो था वो पर्सनालिटी को शेप करने वाली फोर्सेस के डायरेक्शन से रिलेटेड था। फ्रूड का कहना ये था कि इंसान का जो अपना पास्ट है वो उसको किसी न किसी तरह कंट्रोल करता है या उसके कैद में इंसान हमेशा रहता है। उसके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब उसकी लाइफ या चॉइसेस को कहीं ना कहीं जाकर कंट्रोल करते हैं। लेकिन जंग ने इस सोच को चैलेंज किया। मैन इज़ नॉट नेसेसरली डूम्ड फॉर एवर टू बी शॉफ्ड अबाउट बाय traumas over which he could exercise little control। जंग का मानना था कि इंसान सिर्फ अपने माजी का असीर यानी पास्ट का प्रिजनर नहीं है, बल्कि उसके जो फ्यूचर गोल्स हैं, होप्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। यानी हम सिर्फ अपने बचपन नहीं बल्कि हमारी जो फ्यूचर डायरेक्शंस हैं उससे भी मुतासर होते हैं या वो भी हम पे असर डालती हैं। और तीसरा और शायद सबसे गहरा जो इख्तलाफ था फ्रूड और जंग के दरमियान वो अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट था। जब बाकी नियो फ्रेडियन ने अनकॉन्शियस की इंपॉर्टेंस को थोड़ा डाउन प्ले किया, जंग ने उस पर और ज़्यादा गहरे तरीके से एम्फसाइज किया, इनफैक्ट इवन मोर देन फ्रूड हिमसेल्फ।
उन्होंने अनकॉन्शियस को सिर्फ एक लेयर नहीं समझा, बल्कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि एक कम्प्लीटली न्यू डायमेंशन को, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। ये अनकॉन्शियस जो है वो पर्सनल नहीं होता, ये वो पार्ट होता है जो इनहेरिटेड होता है फ्रॉम ऑल ह्यूमैनिटी, इवन प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स से। जंग ने हिस्ट्री, मिथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और रिलीजन का सहारा लेकर एक सिंबॉलिक, स्पिरिचुअल और टाइमलेस व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर प्रेजेंट किया। एक ऐसा नज़रिया जो हमें सिर्फ समझा नहीं देता, बल्कि फील करने पर मजबूर कर देता है कि हम किस जर्नी का हिस्सा बन गए हैं या किस जर्नी का हिस्सा हैं। तो इन शॉर्ट, जो जंग का सफ़र था वो फ्रूड के साथ शुरू ज़रूर हुआ था, लेकिन उनकी जो सोच थी वो उनसे आगे निकल गई थी। उन्होंने इंसान को सिर्फ एक पास ड्राइविंग बिंग नहीं समझा था, बल्कि एक ऐसा इंडिविजुअल समझा था या ऐसे इंडिविजुअल के रूप में देखा था जो अपने फ्यूचर से इंस्पायर्ड होता था और जिसके अनकॉन्शियस माइंड एक कलेक्टिव हेरिटेज कैरी करता था। ये था कार्ल जंग का यूनिक कंट्रीब्यूशन।